ज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। हम लाए हैं आपके लिए 50 इम्पोर्टेंट प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, और यह भी उन एग्ज़ाम के लिए जिसे आप क्रैक करना चाहते हैं, जैसे बीपीएससी टीचर, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी आदि एग्ज़ाम के लिए। और इसमें खुद मेरे द्वारा क्वेश्चंस को फ्रेम किए गए हैं। सोर्स के रूप में लुसेंट ऑब्जेक्टिव, क्राउन ऑब्जेक्टिव और दृष्टि क्विक बुक का इस्तेमाल किया गया है, और चुन चुन करके मेरे द्वारा मिक्स प्रश्न निकाले गए हैं। और इतना ग्रांट पेपर में आने की इन सभी का गारंटी है, और यह हूबहू पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मूल अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के जो है भाग 3 में किया गया है, और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकार का वर्णन है। और भारतीय संविधान में यह मूल अधिकार अमेरिका से जो है लिया गया है, और भाग 3 जो है संविधान का, इसे ही जो है हम मैग्ना कार्टा की संज्ञा देते हैं। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या है कि अनुच्छेद जो है 15, 16, 19, 29 और 30, यह जो 5 अनुच्छेद हैं यह केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। और इसके अतिरिक्त जो शेष मूल अधिकार हैं वह भारतीय नागरिकों के साथ ही विदेशियों को भी प्राप्त है। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो हमारा यह मूल अधिकार है, इसका संरक्षक जो है न्यायालय है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। आप इसे ध्यान रखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जो है यह अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार का संरक्षण करता है, तो वहीं हाई कोर्ट जो है यह अनुच्छेद 226 के तहत। आइए अब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शंस कह रहा है कि अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार। अगला है कि अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार। फिर ऑप्शन सी है अनुच्छेद 19 में। तो अभी हमने देखा कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का सही जवाब। आइए अब हम प्रश्न संख्या 2 पढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें जो हमारा पहला कथन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। तो यह जो है हमारा कथन गलत है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। साथ ही अब हमारा ऑप्शन 2 है कि राज्यसभा सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। तो हमारा यह भी कथन गलत है, क्योंकि राज्यसभा में हमें निर्वाचित होने के लिए हमें 30 वर्ष का उम्र होना चाहिए। अब हमारा तीसरा कथन है कि राज्यसभा अस्थायी सदन है, और लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष से पद मुक्त होते हैं। तो हमारा जो तीसरा कथन है यह सही है। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि कौन से कथन गलत हैं। तो यहाँ कथन 1 और 2 गलत हैं। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 3 है कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है। तो धन विधेयक जो है इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है, और इस धन विधेयक को जो है के संबंध में जो संपूर्ण अधिकार है यह लोकसभा के पास में है। राज्यसभा के पास कुछ लगभग 9 के बराबर अधिकार है, और इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक जो है रोक सकता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो धन विधेयक है इसके संबंध में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि संयुक्त अधिवेशन को नहीं बुलाया जा सकता है। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण जो है स्पीकर के द्वारा किया जाता है। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और इस विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि धन विधेयक को राष्ट्रपति
पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। तो यहाँ हमारा प्रश्न है कि राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? तो राज्यसभा 14 दिनों तक रोक सकता है। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो वित्त विधेयक है इसका वर्णन अनुच्छेद 117 में किया गया है। आइए अब हम प्रश्न संख्या 4 को पढ़ते हैं कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने का क्वालिफिकेशन हमें बताना है और बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है कि भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। तो हमारा जो यह पहला कथन है यह सही है। दूसरा कथन है कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। तो हमारा यह कथन गलत है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण नहीं है, सिर्फ अधिकतम योग्यता का निर्धारण किया गया है। हाई कोर्ट के लिए 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 वर्ष है। आप इसे ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार हमारा जो यह प्रश्न है इसमें सही पूछा गया है। तो सही केवल कथन एक है, तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आइए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? यानी कि जब भारत में वित्त विधेयक जब लागू होगा तो उस सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से कितने दिनों के अंदर पारित होना चाहिए? तो जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है और 3 प्रकार की आपातकाल की चर्चा की गई है। एक राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल का वर्णन जो है अनुच्छेद 360 में किया गया है और इसे सदन के दोनों सदनों से पारित होने के लिए जो है 2 माह का समय होता है। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। साथ में आप ध्यान रखेंगे कि भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा नहीं हुई है। आइए प्रश्न संख्या आप 6 को देखते हैं। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है एक कब पारित हुआ था? तो भारत में पहली बार जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है यह 1963 में लाया गया था। आप इसे ध्यान रखेंगे और यह प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू जी के प्रधान के विरुद्ध लाया गया था और यह लाने वाले जो थे उनका नाम था जेबी कृपलानी। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। यहाँ एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान से सुनेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। आप इसे ध्यान रखेंगे और लाने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या जो है 50 है, यानी कि उस पर कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। तो यहाँ पूछा गया है कि पहली बार कब लाया गया था? तो 1963 में लाया गया था। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम शॉर्ट में डीपीएसपी भी कहते हैं, इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है और अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आप ये भी ध्यान में रखेंगे। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है यह प्रस्तावना और मूल्य कर्तव्य की तरह गैर न्यायोचित है, यानी कि इसके प्रावधान यदि लागू नहीं हो रहे हैं तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ध्यान रखेंगे इन सभी को। यहाँ हमसे पूछा गया है परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध है? तो यह अनुच्छेद 37 में उपबंध है। तो ऑप्शन सी ए हमारे इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही अनुच्छेद 40 में पंचायती राज्य का प्रावधान है। साथ में आप ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 39 का जो क है इसमें निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है। इन सभी को ध्यान रखेंगे। आइए प्रश्न 8 को देखते हैं। प्रश्न 8 है कि चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था?
तो सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखेंगे कि चलैया समिति जो है यह कर सुधार से संबंधित है और चलैया समिति का गठन 1991 ईस्वी में जो है किया गया था। इसी प्रकार आप ध्यान रखेंगे कि एक वांचू समिति है, जो वांचू समिति जो है यह प्रत्यक्ष कर में सुधार से संबंधित है। तो वहीं पे एक कमेटी है एल.के. झा कमेटी। तो एल.के. झा जो है यह भी अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, यानी कि एल.के. झा कमेटी अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है और वांचू कमेटी जो है यह प्रत्यक्ष कर से संबंधित है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स से। एक है हमारा रेखी समिति। रेखी समिति जो है यह इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। तो रेखी समिति और एल.के. झा अप्रत्यक्ष कर से और वांचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है और चलैया समिति जो है यह कर सुधार से संबंधित है। यहाँ हमसे पूछा गया है कि चलैया समिति का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1991 में हुआ था। तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आइए अब प्रश्न संख्या हम 9 को देखते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 9 है कि निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। तो कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से जो संबंधित है यह भूरी क्रांति है। आप इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि गोल क्रांति जो है यह अंडा उत्पादन से संबंधित है और आगे आप इसी प्रकार से ध्यान रखेंगे कि हरित क्रांति जो है यह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है और आगे फिर आप ध्यान रखेंगे कि गुलाबी क्रांति जो है यह झींगा उत्पादन और प्याज उत्पादन से जो है संबंधित है। यदि आपसे पूछा जाए श्वेत क्रांति तो यह दूध उत्पादन से जो है संबंधित है। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, भूरी क्रांति। आइए अब प्रश्न संख्या हम 10 देखते हैं। 10 है कि एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, तो इसे किस प्रकार से जाना जाता है। यानी कि जो धन आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, तो यह जो मनी है उसे हम सॉफ्ट मनी कहते हैं। तो यानी कि हमारे इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। आप इसे ध्यान रखेंगे। यहीं पे यदि आपसे पूछा जाए कि हॉट मनी कौन सा है, तो हॉट मनी हम उसे कहते हैं जो जल्दी पलायन होने की जिसमें संभावना नहीं होती है, उसे हम हॉट मनी कहते हैं। साथ में यदि आपसे हार्ड मनी का उदाहरण पूछा जाए तो आप डॉलर कह सकते हैं। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 11 है कि गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य यानी कि एफ.आर.पी. का अनुमोदित करता है। तो गन्ना का जो होता है एफ.आर.पी. इसको अनुमोदित जो है यह आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति के द्वारा जो है किया जाता है। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे। साथ में आप ध्यान रखेंगे कि जो फसल के उत्पादन का एमएसपी जो निर्धारित किया जाता है, तो इस एमएसपी का सिफारिश जो है कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP के द्वारा जो है किया जाता है। और वर्तमान में भारत में 22 फसलों पे एमएसपी दिया जाता है और गन्ने के लिए एफ.आर.पी. तो गन्ना एकमात्र फसल है जिस पर एफ.आर.पी. दिया जाता है और बाकी फसलों पर जो है एमएसपी दिया जाता है। अब हमारा प्रश्न संख्या 12 है कि असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था। तो पहला हमारा ऑप्शन है कि सरकारी पदों का त्याग, तो यह शामिल था। दूसरा है कि विदेशी माल का बहिष्कार, यह भी शामिल था। सी है कि अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, यह भी शामिल था। डी है कि सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, तो यह शामिल नहीं था। यानी कि ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा। आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1 अगस्त 1920 को की गई थी और उस समय भारत के जो वायसराय थे उनका नाम था चेम्सफोर्ड। आप ये भी ध्यान रखेंगे। और यह जो असहयोग आंदोलन जो है यह भारत में चलाया गया पहला जन आंदोलन था। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। लेकिन आगे चल करके 5 फरवरी 1922 को वर्तमान गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पे जो है जो कांड हुआ था, उसी के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन को जो है वापस से ले लिया गया था।
आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 13 है कि दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी। तो दांडी जो मार्च था यह, तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत जो है आपका 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा जो है वर्तमान गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से किया गया था और इसकी समाप्ति 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। यानी कि ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा। आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि गांधी जी के द्वारा इस दांडी मार्च में कुल 78 लोग उनके साथ थे और एक गांधी जी को मिलाकर कुल 79 लोग थे। और यह जो साबरमती आश्रम से दांडी तक की जो दूरी थी यह 240 मील की दूरी थी। आप ये भी ध्यान रखेंगे, साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि इस मार्च में गांधी जी के साथ एक अमेरिकी पत्रकार थे, उनका नाम था वेब मिलर, और उस समय जो भारत के वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड इरविन। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। तो हमारे इस प्रश्न का सी सही जवाब हो जाएगा। आइए अब हम प्रश्न संख्या 14 देखते हैं कि गांधी जी के जीवन काल में घटी हुई निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। तो बताना है कि कौन सा जो है कार्यक्रम सही नहीं है। हमारा पहला ऑप्शन है कि चौरा चौरी घटना, तो यह 5 फरवरी 1922 को हुआ था, यह सही है। बी में है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो इसकी शुरुआत 7 सितंबर 1931 को हुई थी, यह भी सही नहीं है। सी में है पूना समझौता, तो यह 24 सितंबर 1932 को हुआ था, यह भी सही है। ऑप्शन डी है कि भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942, तो यह गलत है क्योंकि 23 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव भारत में आया हुआ था, बल्कि यह 23 मार्च नहीं बल्कि 9 अगस्त होना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है कि आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार का गठन कब किया। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है अस्थाई सरकार का गठन जो है यह आपका किया गया था 31 अक्टूबर 1943 को। तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। साथ में आप ध्यान रखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही 1939 में कांग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना की गई थी और सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में वर्तमान उड़ीसा के कटक में हुआ था। आप यह भी ध्यान में रखेंगे। और 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे मनाया जाता है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 16 है कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो सती प्रथा का उन्मूलन जो है यह 1829 ईस्वी में किया गया था राजा राम मोहन राय जी के प्रयास से नियम 17 के तहत। तो यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ठगी प्रथा का उन्मूलन जो है 1830 में किया गया था और ठगी प्रथा और सती प्रथा के उन्मूलन के समय जो भारत के वायसराय थे यानी कि गवर्नर जनरल, तो उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेटिक। आप ये भी ध्यान रखेंगे। और यह जो ठगी प्रथा का उन्मूलन हुआ था यह कर्नल स्लीमैन के प्रयास से हुआ था, आप ये भी ध्यान रखेंगे। यदि आपसे दास प्रथा पूछा जाए तो दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में लॉर्ड एलनब्रो के प्रयास से हुआ था। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कि नरबली प्रथा, तो नरबली प्रथा का उन्मूलन 1844 में लॉर्ड हेडिंग प्रथम के समय में हुआ था। और यदि शिशु कन्या वध की बात की जाए तो इसका उन्मूलन 1802 में लॉर्ड बेलिजली के समय में हुआ था। आप इन सभी चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आगे अब हमारा है कि प्रश्न संख्या 17 कि वहाबियों के विरोध को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है। तो वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय जो है यह लॉर्ड एलिगन को प्रथम को जाता है। तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा। और यह जो लॉर्ड एलिगन थे इनका कार्यकाल 1862 से 63 तक रहा है, आप इसे ध्यान रखेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 18 है कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष है में निम्न में कौन शामिल नहीं था। तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष जो है यह 3 रजवाड़ों के बीच हुआ था। आप देखेंगे क्या कि एक यहाँ पे पूर्वी भारत में पाल वंश थी और यहाँ राजस्थान वाले इलाके में गुंजन प्रतिहार
और यहाँ दक्कन और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में राष्ट्रकूट थे। तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो है गुंजर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल शासकों के बीच में हुआ था। और इसकी जो शुरुआत हुई थी त्रिपक्षीय संघर्ष की, तो उसमें पाल वंश की तरफ से धर्मपाल थे, राष्ट्रकूट वंश की तरफ से आपका ध्रुव थे, तथा जो गुंजर प्रतिहार थे इनके तरफ से वत्स राज थे। आप ध्यान रखेंगे। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ तो इसमें सबसे अधिक हानि हुआ गुंजर प्रतिहार को, और सबसे अधिक सफल जो है गुंजर प्रतिहार ही रहे। तो पल्लव जो है इसमें शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 19 हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इनमें शवों के सिर किस दिशा में रखे जाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो शवों को दफनाया जाता था, यह परंपरा आज भी हमारे भारत में दिखेंगे तो हिंदू समाज में प्रचलित है। तो शवों को जब दफनाया जाता था तो उसका सिर जो है हम उत्तर दिशा की ओर जो है रखते थे। तो हमारे इस प्रश्न का जो है सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे। साथ में आप ध्यान रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह एक नगरीय सभ्यता थी। आप इसे ध्यान रखेंगे। और यह पूर्ण रूप से प्रकाश में 1921 में आया, जिसे राय बहादुर दयाराम सहनी के द्वारा जो है लाया गया था। प्रश्न संख्या 20 है कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया। तो आप जानते हैं कि 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, और यह 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। इनमें से पहला बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था, दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कलाशोक के शासनकाल में, तीसरा जो है अशोक के समय में, और चौथा कनिष्क के समय में जो है किया गया था। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया। तो चतुर्थ बौद्ध संगति में जो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, इसमें बौद्ध धर्म जो है 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान में। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वसुमित्र के द्वारा की गई थी। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आइए अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पे कैवल्य की प्राप्ति हुई। तो आप देखेंगे कि महावीर स्वामी को जो है कैवल्य की प्राप्ति जो हुई थी, यह उस नदी का नाम है रिजुपालिका नदी के तट पे हुई थी, साल वृक्ष के नीचे। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो महावीर जो थे, यह बौद्ध जो जैन धर्म जो है उसके ये 24वें तीर्थंकर थे, और इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इनका जन्म जो है हुआ था 540 BC में, तथा महावीर की मृत्यु की बात करें तो यह मृत्यु हुआ था 72 वर्ष की आयु में। देखेंगे कि इनका मृत्यु जो है हो जाता है 468 ईस्वी पूर्व में। और महावीर स्वामी के द्वारा अपना उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिया गया है। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। लेकिन वहीं पे यदि आपसे पूछा जाए कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति किस नदी के तट पे हुआ था, तो उनको ज्ञान प्राप्ति फाल्गु या निरंजना नदी के तट पे हुआ था। आप ध्यान रखेंगे। और भगवान बुद्ध के द्वारा अपना उपदेश जो है पाली भाषा में दिया गया है। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। आइए अब प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। 22 है कि अजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन थे। तो जो अजीवक संप्रदाय है इसके संस्थापक माखलिक पुत्र गोसाल थे। आप इसे ध्यान रखेंगे। और इस अजीवक संप्रदाय के अनुयायी जो हैं यह मौर्य शासक बिंदुसार थे। आप ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो स्थापत्य का स्वर्णिम काल जो है यह शाहजहां के काल को कहा जाता है। वहीं पे यदि आपसे पूछा जाए जहांगीर के विषय में, तो जहांगीर का जो काल था उसे हम चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। वहीं पे अकबर के काल को हम हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। आप इसे ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाए कि कृष्णदेव राय जो थे, तो इनके काल को हम तेलुगु भाषा का स्वर्ण युग कहते हैं। इसे ध्यान रखेंगे। और यदि आपसे पूछा जाए गुप्त वंश के विषय में, तो गुप्त काल जो है यह संस्कृत भाषा का स्वर्ण युग था। आप इसे भी ध्यान रखेंगे।
तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है कि मुगल काल में मुहतसिब कौन था। तो मुगल काल में हम देखते क्या हैं कि यह जो मुहतसिब जो अधिकारी हैं, यह इनका मुख्य काम जो है, अधिकारी जो थे उनके आचरण का परीक्षण करना। तो मुहतसिब जो थे यह आचरण अधिकारी थे। तो ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। साथ में आप ध्यान रखेंगे, यदि आपसे सेना के अधिकारी के विषय में पूछा जाए तो वह मुगल काल में मीर बख्शी थे, और राजस्व अधिकारी के विषय में पूछा जाए तो वह अमलगुजार थे। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या अब हमारा 25 है कि दीवान अर्ज किस विभाग से संबंधित है। जो यह दीवान अर्ज है यह सैन्य विभाग से संबंधित है, और इस दीवान अर्ज विभाग की स्थापना जो है बलबन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। साथ में यदि आपसे पूछा जाए कि दीवान मुस्तखराज किस विभाग को कहा जाता था, तो यह दीवान मुस्तखराज जो है वित्त विभाग को कहा जाता था, और इस विभाग की स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि दीवान कोही विभाग की स्थापना का संबंध किससे है, तो वह कृषि विभाग से संबंधित है, और इस दीवान कोही विभाग की स्थापना की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। आप ये भी ध्यान में रखेंगे। अब हमारा प्रश्न संख्या 26 है कि बसावन और दसावन किस शासक के दरबार के चित्रकारी थे। तो यह बसावन और दसावन जो है यह अकबर के दरबार में चित्रकार थे। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। साथ में आप ध्यान रखेंगे कि दसावन और बसावन के अतिरिक्त एक अब्दुल समद थे, यह भी अकबर के दरबार में थे। तथा अन्य यदि मुगल काल में चित्रकार की बात की जाए तो आपने नाम सुना होगा मंसूर के विषय में, फिर आपने नाम सुना होगा मनोहर के विषय में, फिर बिशन दास के विषय में, फिर अब्दुल हसन। तो यह जो चार थे यह जहांगीर के दरबार में थे। आप ध्यान रखेंगे। आप एक बार फिर से इनके नाम को सुनेंगे, मंसूर, मनोहर, बिशन दास और अब्दुल हसन। यह जो थे जहांगीर के दरबार में थे। आप इसे ध्यान रखेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 है कि यहाँ पे भारत के परमाणु ऊर्जा विद्युत गृह के विषय में दिया गया है, और सामने राज्य हैं, बताना है कि कौन से सही हैं। तो हमारा पहला है नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र, तो यह उत्तर प्रदेश में है, यह हमारा सही है। फिर अगला है कुडनकुलम विद्युत केंद्र, तो यह कर्नाटक में नहीं है बल्कि यह तमिलनाडु में स्थित है। आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि सुमेलित कौन नहीं है, तो ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फिर आपके मन में जाएगा कि तो आखिर कर्नाटक में कौन सा परमाणु विद्युत गृह है। तो कैगा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है यह कर्नाटक में स्थित है। आप ध्यान रखेंगे। और ककड़ापाड़ा गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है। यह जो तारापुर है यह भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह है। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या अब 38 है कि हमारा कि 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है। तो यह 38वीं समानांतर रेखा जो है यह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। साथ में आप ध्यान रखेंगे इस बात को कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं, और एक गुजरात के कच्छ के खाड़ी के पास जो 24वीं समानांतर रेखा है यह भी भारत और पाकिस्तान के ही बीच स्थित है। यदि आपसे कनाडा और यूएसए के बीच सीमा रेखा की बात की जाए तो यह 49वीं समानांतर रेखा है। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। फिर आप एक अन्य है डुरंड रेखा। तो यह डुरंड रेखा जो है यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। एक अन्य है, आपने नाम सुना होगा मैगी नोट। तो यह जो मैगी नोट जो है यह जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 30 है। इसमें विटामिन्स के नाम दिए गए हैं सूची 1 में, और सूची 2 में उनसे होने वाली कमी के कारण होने वाली मतलब बीमारी या समस्या के विषय में बताया गया है। तो हमारा ए में है विटामिन B7। तो विटामिन B7 जो है इसकी कमी से जो है बाल झड़ते हैं, तो ए सी में जाएगा। इसी प्रकार बी में है विटामिन B12।
तो विटामिन B12 के कारण अरक्तता होती है यानी कि ए। फिर है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है, C4 में जाएगा। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, 2 में जाएगा। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका 3, 1, 4 और 2, यानी कि ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब हमारा प्रश्न संख्या 31 है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तो तारों के बीच की दूरी को जो है हम प्रकाश वर्ष में ज्ञात करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। साथ में आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होता है, लेकिन यहीं पे यदि 9.46 इंटू 10 का पावर हम 12 कर दें तो यहाँ पे किलोमीटर हो जाएगा। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वह पारसेक है। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है और एक पारसेक में 3.08 इंटू 10 के पावर 16 मीटर होता है। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। तो उपरोक्त में से हमारा जो वर्णदता है यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत अधिक होता है। तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि यह जो वर्णदता है इसमें व्यक्ति जो है लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है और इस रोग का वाहक जो है यह महिला होती है। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे निकट दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु को दिखाई नहीं देता है। और निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। आप ये भी ध्यान रखेंगे। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होती है। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 33 है कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है। तो सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखेंगे कि हीमोग्लोबिन जो है यह लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी में जो है पाया जाता है और इस हीमोग्लोबिन के द्वारा जो है वहन किया जाता है ऑक्सीजन का। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 34 है कि किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा है। तो इस आवश्यक ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ऑप्शन डी जो है हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि संवहन जो है इसमें ऊष्मा जो है का परिवहन जो है ठोस और द्रव में होता है। प्रश्न संख्या 35 है कि निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। तो न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है तो यह हमारा कोशिका अंग जो है यह है जीवद्रव्य। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। साथ में आप ध्यान रखेंगे कि यह जो हरित लवक है इसमें जो है डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स तीनों पाया जाता है। इसी प्रकार जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें भी तीनों पाया जाता है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 36 है कि निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत जो है नहीं है, यह मछली का तेल है। तो ऑप्शन ए जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे हैं। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आप इसे ध्यान रखेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि यह पालक जो है यह आयरन यानी कि Fe का बहुत बड़ा स्रोत है, आप ध्यान रखेंगे। और मछली के तेल में जो है विटामिन डी पाया जाता है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 37 है, इसमें मिलान करना है। तो जैसे कि है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का ओम होता है। अगला है विद्युत वाहक, तो विद्युत वाहक का एम्पियर होता है। फिर है बल, तो बल का जो है न्यूटन होता है। फिर आगे है हमारा पावर यानी शक्ति, तो इसका वाट होगा। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएंगे। आप इसे ध्यान रखेंगे। आइए अब प्रश्न संख्या 38 देखते हैं
कि धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है। तो धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व जो है लिथियम है। तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। साथ में आप ध्यान रखेंगे कि जो सोडियम है इसे केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है और इसे चाकू से भी काटा जा सकता है, इतना मुलायम होता है। वहीं पे यदि बात की जाए फास्फोरस की, तो फास्फोरस को पानी में डुबा के रखा जाता है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 40 है कि किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। तो कोई भी तत्व है यदि उसकी रासायनिक गुण की बात की जाए तो यह इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है, बताना है उद्गम स्थल को। तो जैसे कि भागीरथी नदी, तो हमारा पहला ही है यह बताना है कि देवप्रयाग जो है यहाँ पे किन दो नदियों का संगम होता है। तो देवप्रयाग में जो है भागीरथी और अलकनंदा नदियों का जो है संगम होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 42 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरता है। तो यहाँ राज्य दिए गए हैं और बताना है कि किस राज्य के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरता है। तो अब जैसे कि जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है और यह जो कर्क रेखा है यह इसी झारखंड की राजधानी रांची से होकर के गुजरता है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और गुजरात का राजधानी गांधीनगर कर्क रेखा के नज़दीक है। यहाँ हमसे बीचों बीच पूछा गया है, तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 है कि निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती हो तथा 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक वार्षिक तापमान रहता हो, वहीं पे सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है और हमारा यह क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है, यहाँ नेशनल पार्क्स दिए गए हैं और राज्यों से मिलान करना है। तो जैसे कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो यह हमारा मिलान सही है। फिर है आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो यह कर्नाटक में है, सही है। फिर है सिमलीपाल डी में, तो यह उड़ीसा में है, यह भी सही है। और रोहिता राष्ट्रीय उद्यान, तो यह गुजरात में नहीं है, हमारा यही आंसर होगा ऑप्शन बी। यह जो रोहिता राष्ट्रीय उद्यान है यह हिमाचल प्रदेश में है, आप इसे ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 45 है कि निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। तो शीत महासागरीय जलधारा की बात की गई है, तो उपरोक्त ऑप्शन में से हमारा लेब्राडोर शीत मरुस्तरीय जलधारा है। फिर हमारा यह जो आपका हम्बोल्ट है यह भी शीत है, लेकिन अगुलहास जो है यह गर्म जलधारा है। तो ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और यह अगुलहास है, यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में हिंद महासागर में प्रवाहित होता है, आप ध्यान रखेंगे। आगे प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46 है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से हम कावेरी नदी को जानते हैं। तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। साथ में आप ध्यान रखेंगे कि गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसका कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। वहीं पे कृष्णा नदी की लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 47 है कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है। तो यह रिंग ऑफ फायर क्षेत्र जो है यह ज्वालामुखी विस्फोट के लिए जाना जाता है और जहाँ पे ज्वालामुखी का विस्फोट होगा वहाँ भूकंप आने के चांस रहते हैं। तो रिंग ऑफ फायर जो है यह भूकंप और ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि 1 और 2 ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 49 है, यहाँ पे कुछ मरुस्थल दिए गए हैं और उनके देश से संबंधित मिलान करना है। तो हमारा पहला है तकला मकान, तो यह मिलान सही है, चीन में है। फिर है थार, तो यह भारत में है, यह भी सही है। फिर है अटाकामा, यह चिली में है, यह भी सही है। अगला है गिब्सन, तो गिब्सन अफ्रीका में नहीं है बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो यहाँ हमसे पूछा गया है सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे अब प्रश्न संख्या हमारा 49 है कि इसमें बताना है कि प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं।
तो प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं जब व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय तक बेरोजगार रहना। तो यानी कि ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों यह रहा हमारा सेशन, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे।